बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। हिजबुल्लाह का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला। जी हां, लेबनान से इजराइल पर रॉकेट से हमले। इजराइल के गैलिली पर दर्जनों रॉकेट से अटैक किया गया। हानिया की मौत का बदला लेने के लिए यह हमला किया गया है। तस्वीरें देखिए। और इन हमलों की तस्वीरों के साथ आपको बता दें कि फवाद शुक्र की मौत के बाद यह पहला बड़ा हमला था। 48 घंटे में हिजबुल्लाह का यह पहला बड़ा प्रहार, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं TV9 भारतवर्ष पर। नसरल्लाह ने अपनी स्पीच में हमले का किया था ऐलान, और अब 48 घंटे के बाद ये हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा प्रहार है। इजराइल पर ये बड़े हमले अंजाम दिए गए हैं हिजबुल्लाह की तरफ से। और इस बीच जानकारी यह भी आ रही कि इजराइल ने कई रॉकेट हमले नाकाम किए हैं। हिजबुल्लाह के कई रॉकेट इंटरसेप्ट किए। आईडीएफ ने गैलिली में कई रॉकेट्स को मार गिराया है। यह दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया है। और देखिए, इजराइल का हिजबुल्लाह से विनाशक बदला। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ ने कर दी है भीषण बमबारी। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को बनाया गया है निशाना। इजराइल के हमले में 5 लोगों की मौत हुई है, 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यानी वार पलटवार का सिलसिला दोनों तरफ से जारी है। इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध की आग और ज्यादा भड़कती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने। तो इजराइल के हमलों में धुआं धुआं लेबनान। जी हां, दक्षिण लेबनान के किला पर भीषण बमबारी। तो दक्षिण लेबनान में ये बॉम्बिंग की गई है, और आप देखिए उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। उनसे आपका जल्दी से तारुफ करा देते हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। नेवल कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। काफी दिनों बाद TV9 भारतवर्ष की डिबेट में एक बार फिर आप इन्हें देख रहे हैं। जेके त्रिपाठी साहब, पूर्व राजदूत, हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और सुमित चौधरी हमारे सहयोगी लगातार तमाम अहम खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। मनीष, पहला सवाल आपसे। लेबनान में हम देख रहे हैं, साउथ लेबनान में खास करके बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह की बहुत बड़ी तैयारी इजराइल के खिलाफ नजर आ रही है। फवाद की मौत का बदला लिया गया है 48 घंटे बाद। क्या इस बार पूरी तैयारी के साथ हिजबुल्लाह रण में उतरा है? बिल्कुल, देखिए, लगता तो यही है, और इस बात को खुद आईडीएफ भी कह रही है। आईडीएफ ने ये बयान जारी करके कहा है कि हिजबुल्लाह की वजह से ये वॉर जो है वो लंबा और खिंचता जा रहा है, और इसका दायरा बढ़ता जा रहा है, और जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में इस युद्ध का फैलाव हो सकता है। तो ये बात कोई और नहीं बल्कि आईडीएफ ने बयान जारी करके कहा है। देखा जाए तो अभी तक इजराइल का जो पहला टारगेट है वो बजाय ईरान के हिजबुल्लाह है। वो ये मानकर चल रहा है कि इस युद्ध का दायरा अगर बढ़ता है तो उसका प्राथमिक कारण जो है वो हिजबुल्लाह होगा। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने 48 घंटे के बाद जिस तरह से अटैक किया है, उससे साफ तौर पर यह है कि अभी हिजबुल्लाह फिर केवल हिट एंड रन की नीति नहीं अपनाएगा, बल्कि आने वाले दिनों में इजराइल के लिए लगातार चुनौती वहां पर पैदा करता रहेगा। बिल्कुल, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि सीधे तौर पर इजराइल को भी ये पता है कि बड़े हमले होंगे, और उसकी तैयारी भी इजराइल कर रहा है कि कैसे इन हमलों को नाकाम किया जाए। इजराइल पर हमले के लिए ईरान की भी तैयारी जबरदस्त है, और किसी भी वक्त इजराइल पर बड़े हमले की आशंका है। और तेहरान में आज प्रॉक्सी संगठन की बड़ी बैठक है। आपको बता दें कि प्रॉक्सीज की मदद से बड़े हमले की तैयारी चल रही है। मीटिंग में ईरानी अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। हानिया की हत्या का बदला लेने की रणनीति इसमें बनाई जाएगी, क्योंकि ईरान की जो टॉप लीडरशिप है, चाहे वो उनके धार्मिक लीडर हों चाहे पॉलिटिकल लीडर हों, उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि इसका बदला लिया जाएगा इजराइल से।
तो देखिए तैयारियां साफ तौर पर नजर आ रही हैं। ईरान पर नजर रखनी होगी कि ईरान में आज तय क्या किया जाता है, हमलों को कैसे अंजाम दिया जाएगा, इसकी पूरी रणनीति आज तैयार होनी है। इस तरह की खबरें वहां से सामने आ रही हैं। आज तेहरान में इजराइल पर हमले की मुहर लगेगी। जो सर्वोच्च नेता हैं खामेनेई, उनकी तरफ से ऐलान तो कर ही दिया गया है कि हमले होंगे। वजह तेहरान में प्रॉक्सी ग्रुप की बड़ी बैठक में कौन कौन, IRGC के अधिकारी, हिजबुल्लाह कमांडर, हूती के टॉप कमांडर, हमास के प्रतिनिधि और इस्लामिक जिहाद के प्रतिनिधि, ये तमाम संगठनों के नुमाइंदे मौजूद हैं। ईरान में बड़ी मीटिंग आज होनी है जिसमें कई अहम फैसले होने हैं। रवि बिल्कुल, और देखिए अब इसमें आगे क्या होगा। बैठक तो होने वाली है। इजराइल पर 8 फ्रंट से हमले की आशंका बनी हुई है। 8 तरफ से, चौतरफा नहीं, 8 तरफा हमला होने वाला है इजराइल पर, और उसी की आशंका यहां पर सबसे ज्यादा है। वो 8 फ्रंट्स कौन कौन से होंगे वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है इस पूरे मामले में कि ईरान स्टेप बाय स्टेप जो कदम उठा रहा है वो साफ बता रहा है कि घेरेबंदी की जाएगी और पूरा हमला किया जाएगा। ब्रजेश सर, ये सवाल आप ही से, ये जिस 8 फ्रंट की हम बात कर रहे हैं, UNSC में ईरान पहुंचता है, प्रॉक्सीज की बैठक कर रहा है, क्या कोई बड़ा चक्रव्यूह रचा जा रहा है इजराइल के लिए? आप कैसे देखेंगे इसे? शुक्रिया रवि। ये वॉर अभी 300 दिन के आसपास तक चल रहा था और पीस प्रोसेस इसके अंदर शुरू हुई थी, और उसके जो कर्ता धर्ता थे उन्हीं का एक मर्डर हो जाता है ईरान के राजधानी में, जब विश्व के या ईरान के नए प्रेसिडेंट की शपथ ले रहे हों। तो एक दर्शाता है कि कितना लॉस ऑफ फेथ ईरान को हुआ होगा। यूँ तो ये पहली घटना नहीं है ईरान के अंदर जबकि एक खास व्यक्ति को चुन के मारा गया है इजरायली सीक्रेट सर्विस द्वारा। ये पिछले कई सालों से सिलसिला चलता रहा है जी, मगर इस दफ़ा थोड़ा हैरानी की बात है, क्योंकि हैनी जो थे मोस्ट सिक्योर प्लेस में ठहरे थे, फंक्शन बहुत बड़ा था और उनको जो दर्जा मिला हुआ है एक हेड ऑफ स्टेट के जैसा था, उसके बीच में रहस्यमयी ढंग से उनका रात को कत्ल हो जाना या मार गिराना एक बात ऐसी है जो ईरान को अच्छे लाइट में नहीं पेश करती है। ये हमला अगर बाहर से हुआ हो, ईरान के बाहर से, तो उनकी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस पे खामियां नजर आती हैं। ये हमला अगर ईरान के लोगों के अंदर घुसे हुए इजरायली जो मौसद के लोग काम करा रहे हैं तो भी यही कहानी है। तो इस माहौल के अंदर बौखलाहट भी है, एम्बैरेसमेंट भी है, और हमें ये पता है कि ये पूरी जो वॉर चल रही है उसका शीर्षक ईरान ही है। तो ईरान, यमन और लेबनान की जो हम बात कर रहे हैं उसमें खलबली होगी, और जो चर्चा आप कर रहे हैं कि लेबनान में और चीज़ें बढ़ेंगी, बढ़ सकती हैं, क्या बढ़ के काबू के बाहर हो जाएंगी ये हमें देखना है, या ये बढ़ के शायद शांति की तरफ वार्तालाप हो, ये भी एक पहल हो सकता है। कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगले कुछ दिनों में जो घटनाएं होंगी उससे चीजें पता चल जाएगी। बिल्कुल, और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है आने वाले 48 से 72 घंटे बहुत ज्यादा अहम होंगे। वहीं लेबनान से इजराइल पर रॉकेट हमले देखिए जारी हैं। हिजबुल्लाह ने गैलिली पर दागे हैं कई रॉकेट्स, आयरन डोम ने कई रॉकेट्स को मार गिराया है, ये खबर सामने आ रही है। गैलिली में रात भर सुनाई दी सायरन की आवाज, तो दहशत कहीं ना कहीं इजराइल में भी चारों तरफ पसरा नजर आ रही है। लेबनान से इजराइल को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। लेबनान फ्रंट और ज्यादा एक्टिव होता अब हम देख रहे हैं। और इधर हिजबुल्लाह ने भी शुरू कर दी है जंगी तैयारी। हिजबुल्लाह ने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए, लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने की कोशिश, इजरायली विमानों पर मिसाइल से हमले। तो हिजबुल्लाह की तरफ से तैयारी भी शुरू हो गई है, हमले भी शुरू हो गए हैं, और जिस तरीके से हम ये देख रहे थे कि इजराइल की एयरफोर्स लगातार मूवमेंट कर रही थी, उसको भी ब्लॉक करने की ये कोशिश की जा रही है। सुमित हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमित, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से ईरान रणनीति बनाएगा प्रॉक्सीज के माध्यम से, लेकिन एक सवाल ये भी यहां पर उठता है कि प्रॉक्सीज से तो पहले से ही इजराइल को इंगेज कर रखा है ईरान ने, तो नया क्या हो जाएगा?
मतलब अगर जिन प्रॉक्सीज की हम बात कर रहे हैं वो तो पहले से ही इंगेज हैं इजराइल के साथ, इजराइल उनको अटैक भी कर रहा है, उनके लीडरशिप का खात्मा भी कर रहा है। नया क्या हो जाएगा, नया क्या देखने को मिल जाएगा? देखिए, नया ये होगा कि अब जो अटैक होंगे, उनके जो नंबर्स होंगे या फिर जो उनका इम्पैक्ट होगा वो बहुत ज्यादा हार्श होगा, बहुत बड़ा होगा। आपने देखा कि पिछले कई दिनों से अटैक किस तरीके से हो रहे थे, 3 या 4 रॉकेट दागे जाते थे। मैं जब खुद साउथ लेबनान में मौजूद था तो मैक्सिमम अगर होता 2 जगह पर लगातार अगर हिजबुल्लाह की तरफ से टारगेट किए जाते थे तो वहां से रिटेलिएशन में 3 या 4 जगह थे। लेकिन अब आप देखिए 40 रॉकेट एक साथ दागे जा रहे हैं। तो एक तरीके का मानिए कि अब ये दिखाने की कोशिश हो रही है अपने वजूद को, और ये अभी आप मान के चलिए कि ये लंबा चलने वाला सिनेरियो है, ये लंबा चलने वाला कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि अब कोई भी प्रॉक्सी या फिर आप कह सकते हैं कि ना तो ईरान और ना ही इजराइल अब मानने वाला है। इजराइल अपने गाजा से निकलने वाला है नहीं, इजराइल अपने ऑपरेशन जारी रखेगा, और ईरान भी अब जिस तरीके से अटैक हुआ है तो ईरान को भी अपने डोमेस्टिक लोगों को, अपने सिविलियंस को ये जस्टिफाई करना पड़ेगा अपनी इमेज को लेकर, अपने वजूद को लेकर, कि देखिए हम भी इसके अंदर एक बड़ा वजूद रखते हैं, हम भी इसमें मजबूत किरदार निभाते हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए कि ये चीजें अभी लंबी चलेंगी, और अभी इंपॉर्टेंट सिर्फ ये नहीं है कि प्रॉक्सीज को किस तरीके से एक्टिवेट करके उनको लगातार उनको बूस्ट करते रहना है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि ईरान डायरेक्टली क्या मैसेज दे सकता है, ईरान डायरेक्टली तेल अवीव में क्या कर सकता है, यही बड़ा एक सवाल है। और इसी के चलते देखिए अब इजराइल के साथ लगातार अमेरिका, ब्रिटेन जैसी कंट्री ना सिर्फ अपने कह सकते हैं कि वॉरशिप को भेज रही है, बल्कि ज्यादातर अपने जो एम्यूनिशंस है उनकी भी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है। कल ही बेरशेवा के अंदर हमने देखा कि एक बड़ा कार्गो अमेरिका का पहुंचा है जो लगातार हमारे इजराइल को मदद करने के लिए पहुंचा है। और ये इसीलिए क्योंकि अब अमेरिका जान चुका है ये चीजें अब जल्दी ठंडी होने वाली नहीं है, ये लंबी खिंचने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सुमित, आप नजर बनाकर रखिए। और देखिए इस बीच अहम खबर, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की धमकी, हानिया की हत्या पर ईरान चुप नहीं बैठेगा, युद्ध नए चरण में प्रवेश कर रहा है, ये कह दिया है हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह ने। इजराइल ने रेड लाइन क्रॉस की है, ये सीधे तौर पर इजराइल को बताया गया है, बेंजामिन नेतन्याहू को बताया गया है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की ये बड़ी धमकी सामने आई है कि अब युद्ध एक नए चरण में प्रवेश करने जा रहा है। और आइए अब हम आपको वो 8 फ्रंट बताते हैं जहां से इजराइल पर हमला हो सकता है। कौन कौन से हैं वो 8 फ्रंट? इजराइल पर 8 फ्रंट से हमले की तैयारी है। पहला है लेबनान, और यहां से हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर हमला कर सकता है। दूसरा यमन, जहां पर हूती एक्टिव है, हूती की तरफ से यह अटैक खोला जा सकता है इस फ्रंट से। तीसरा इराक से इस्लामिक रेसिस्टेंस और कताइब हिजबुल्लाह, ये प्रॉक्सीज हैं जो हमला कर सकते हैं। और असैब अहल अल हक, हरकत हिजबुल्लाह अल नुस्बा, ये तमाम प्रॉक्सीज है जो वहां से हमला कर सकते हैं। गाजा में हमास मौजूद है, हमास के लिए तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो अब कैसे पलटवार करता है। पांचवा फिलिस्तीन से भी हमले होंगे, और देखिए फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद की तरफ से ये अटैक किया जा सकता है। छठा है सीरिया से बद्र ऑर्गेनाइजेशन और ज़ाम्बिया ब्रिगेड और फातिमिया डिवीजन, ये सभी अटैक कर सकते हैं। सातवां फ्रंट बहरीन से अल अश्तर ब्रिगेड और सराया अल मुख्तार ब्रिगेड हमला करेगा। आठवां है ईरान, जी हाँ, ईरान में IRGC के हमले इजराइल पर हो सकते हैं। तो ये वो समीर 8 फ्रंट हैं जहां एक साथ इजराइल के खिलाफ हमले शुरू किए जा सकते हैं, और ये एक मुश्किल स्थिति हो सकती है इजराइल के लिए। बिल्कुल, इजराइल के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। कैप्टन श्याम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। श्याम जी, किस तरह से आप इसे देखते हैं? इजराइल के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी मुसीबत का सबब तो है ही, हमले तो कर दिए गए, ईरान की राजधानी तेहरान में इस्माइल हानिया को मौत के घाट भी उतार दिया गया, लेकिन अब क्या आपको भी इजराइल डिफेंसिव मोड में नजर आ रहा है? बड़े हमलों से बचने की तैयारी ज्यादा नजर आ रही है, ऑफेंसिव स्टेप उठाता हुआ इजराइल फिलहाल तो कम नजर आ रहा है। क्या होता देखते हैं आप? समीर, पिछले 70 सालों से और उसके ज़्यादा से अपने वजूद की रक्षा के लिए इजराइल लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा। वहाँ के जो लीडरशिप है वो बहुत शातिर और बहुत ही गंभीर सीरियस हैं। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने और प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर बयान दिया है कि वो हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं। ये 8 फ्रंट के साथ आज का टॉपिक है सुपर पावर इजराइल के साथ। तो ये 3 वॉरशिप जो वहाँ पहुँच रहे हैं, ये USS वेस्प, न्यूयॉर्क और ओक हिल, ये किसी कारण से वहाँ पहुँच रहे हैं क्योंकि उनके साथ ये सुपर पावर खड़ा है।
और ये सुपर पावर, अगर आप इजराइल लेबनान के जनरल की स्टेटमेंट देखिए, और मैं भी उनसे सहमत हूं कि एक्चुअली ये 3 शिप्स जो हैं वो एक तरह से डेटरेंस का काम करने आ रहे हैं। वो इजराइल को कंटेन करने आ रहे हैं, जो शांति की तरफ ले जाता है हमें, और ईरान को एक वार्निंग दे रहे हैं कि डू नॉट क्रॉस योर लिमिट्स अननेसेसरली, कंटेन द वॉर। तो ये बात वहां जा रही है कि ऑफेंसिव पोस्चरिंग इजराइल की है, और ये एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स हैं, इनमें 3000 से ज्यादा सेलर्स, जैसे वेस्प में हेलीकॉप्टर्स हैं, ये इवैक्यूएट कर सकते हैं और लैंडिंग भी करा सकते हैं। न्यूयॉर्क भी है, और ग्रीस से पोर्ट ऑफ कॉल करके वेस्प अभी वहां पहुंच रहा है, फ्लीट शिप है उनका, फ्लैगशिप है। तो ये डिटरेंस है। तो ईरान तो पूरी तरह से ऑफेंसिव पोस्ट, इजराइल तो पूरी तरह से ऑफेंसिव। लेकिन लिमिट क्रॉस करने का आप जिक्र कर रहे हैं, लिमिट क्रॉस क्या हो नहीं चुकी है? ईरान की राजधानी तेहरान के सबसे सिक्योर जोन को जब इजराइल ने निशाना बना दिया तो इसके बाद बचा क्या? मेरा कहना यह है कि ईरान को कहा जा रहा है कि आप ऑफेंसिव पोस्चरिंग में ना आए, और मैं मानता हूं कि ईरान बड़ी समझदारी से अपना काम करेगा। देखिए आज का मिडिल ईस्ट प्रोग्रेसिव है, ITU-2 इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, इजराइल तो बड़े आराम से जा रहा था, उसने तो पैलेस्टाइन को बचा दिया था, गाजा पट्टी को समझौता करके रखा था, 20 लाख लोगों को कंटेन किया था, और जो वहां पे पैलेस्टाइन में है, वेस्ट बैंक में समझौता था, ऑपरेशन अलग फ्लड कराया उन्होंने, 7 अक्टूबर को प्रोवोक किया, और कुछ लोगों ने, जिनको मार गिराया गया है, कुछ लोगों ने ट्रिगर करके ये 2000 लोगों को बंदी, 1200 लोगों को बंदी बना लिया। बिल्कुल शुरुआत तो हमास ने की, और हमास कौन? ईरान का प्रॉक्सी। तो क्या ईरान को अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ा है? यह भी अहम सवाल है। हमलों की आशंकाओं के बीच इजराइल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। फ्रंट बेस पर पहुंचे इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट। एरो 3 बैलिस्टिक मिसाइल के बेस पर गैलेंट की मौजूदगी, सैनिकों से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है, उनकी हौसला अफजाई की है। गैलेंट ने कहा मल्टी वॉर फ्रंट के लिए रहें तैयार। और वहीं उत्तरी इजराइल बेस पहुंचे चीफ ऑफ स्टाफ हवेली। ये भी खबर सामने आ रही है, हवेली ने परखी लेबनान से जंग की तैयारी, फ्रंट लाइन पर सैनिकों से मिले हवेली। तो लगातार जो टॉप कमांडर्स हैं वो सैनिकों के बीच मौजूद होकर जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है इजराइल की, IDF की, उसका जायजा ले रहे हैं और अपने सैनिकों, अपनी सेना का हौसला बढ़ा रहे हैं। और इस बीच हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है। हानिया के गेस्ट हाउस में पहले से लगा था विस्फोटक, 2 महीने पहले ही प्लांट कर दिया गया था हाईटेक बम। देखिए बिल्कुल नई जानकारी सोर्सेस के हवाले से सामने आ रही है। स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 2 बजे ये धमाका हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हाईटेक बम जो कि इस्माइल हानिया की मौत की वजह बना, वो प्लांट कर दिया गया था 2 महीने पहले ही। ये अपने आप में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है इस्माइल हानिया की हत्या से जुड़ी। और देखिए हानिया की मौत को लेकर एक बहुत बड़ा और सबसे नया खुलासा हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक हानिया की मौत उसके कमरे में बाहर से हुए हमले से नहीं हुई, बल्कि यह हमला हानिया के कमरे के अंदर ही हुआ है। रिपोर्ट में क्या दावा किया गया समीर, वो भी हम दर्शकों को बता रहे हैं। जी हां, तेहरान में हानिया IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के गेस्ट हाउस में रुका था सरकारी मेहमान के तौर पर, और हानिया के कमरे के अंदर ही बम फट गया। चौंकाने वाला दावा यह है कि इस कमरे में यह बम तस्करी करके लाया गया था और करीब 2 महीने पहले ही इसे यहीं पर फिट कर दिया गया था। बिल्कुल 31 जुलाई को ठीक रात 2 बजे हानिया के कमरे में धमाका हुआ। इस धमाके से हानिया के कमरे की सारी खिड़कियां टूट गई, लेकिन यह बम इतना सटीक था कि बगल के कमरे में मामूली सा ही नुकसान हुआ और उसमें रुके इस्लामिक जिहाद से जुड़े नेताओं को खरोच तक नहीं आई। धमाके के बाद तुरंत बाद इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मदद पहुंचाई और धमाके के 10 मिनट बाद ही वहां मेडिकल टीम पहुंच गई थी। मेडिकल टीम ने देखा कि धमाके से सिर्फ हानिया की मौत हुई थी। जी हां, ऐसा लगता है कि सब कुछ काफी पहले से पूरी तरह से प्लान करके रखा गया था। हानिया का बॉडीगार्ड उन्हें वहां बेहोश मिला था। बम धमाके के करीब 4 घंटे बाद IRGC ने हानिया और बॉडीगार्ड की मौत की खबर दे दी और साथ ही साथ यह भी कह दिया कि यह हमला कैसे हुआ, हानिया की मौत कैसे हुई, यह पता नहीं चल पाया है। हमारे साथ एम्बेसडर त्रिपाठी मौजूद हैं। त्रिपाठी जी,
ये तमाम खबरें देखने सुनने के बाद इस्माइल हानिया की मौत को जिस तरह से, हत्या को जिस तरह से अंजाम दिया गया है, सबसे पहला सवाल आपके जहन में क्या आता है? भीतरघात भी एक वजह हो सकती है क्या, या फिर मोसाद के किसी एजेंट का काम, ऐसा एजेंट जो पहले से ही ईरान में प्लांटेड था? देखिए बिल्कुल समीर, ये बात सही है कि ये मोसाद का ही काम है। ये अब मोसाद ने अकेले किया है या किसी भीतरघात के किसी द्रोही के साथ किया है, ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन मुझे एक चीज़ पे बहुत ताजुब हो रहा है कि इतने बड़े वीआईपी को इतने सुरक्षित गेस्ट हाउस में अगर रोका गया तो क्या उनके चेक इन करने से पहले कोई सिक्योरिटी सुरक्षा जांच नहीं होती कि कोई बम या कोई ऐसी डिवाइस नहीं रखी गई? ये बड़े ताजुब की बात है कि ईरानियन गार्ड ने उनके रिजीम में, उनके संरक्षण में ऐसा हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि इतना सटीक बम था, जैसे आपने देखा कि बगल में जो नखल्ला थे, जो ये इस्लामिक गार्ड के, इस्लामिक जिहाद ऑफ इस्लामिक जिहाद के नेता ठहरे, हाँ नेता थे, उनको खरोंच तक नहीं आई। तो ये सवाल बड़े सवाल पैदा करता है कि 3-4 सवाल पैदा करता है कि एक, सुरक्षा की पूरी जानकारी क्यों नहीं थी? दूसरा, ऐसा कैसे हो गया कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड के संरक्षण में रह रहे व्यक्ति के कमरे में बम पहुंचा दिया गया 2 महीने पहले से? और तीसरा, ये इतना सटीक था कि 2 महीने पहले अगर बम रखा गया, 2 महीने पहले तो शायद बिल्कुल ये जो आपने सारे सवाल उठाए, ईरान के लिए तो इन सवालों का जवाब देना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि जो तैयारी इजराइल की तरफ से की गई थी वो कितनी सटीक थी, फुल प्रूफ थी कि जरा भी भनक नहीं लगी और बिल्कुल जो टारगेट था उसी को हिट किया गया। और देखिए, हानिया की हत्या पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है, वो बताने हम जा रहे हैं आपको। हानिया को एआई तकनीक के जरिए मारा गया, ये भी जानकारी सामने आ रही है। हाईटेक बम में एआई तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, ये एक नई जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए, इस हत्या से जुड़े कई बड़े खुलासे अब सामने आ रहे हैं। हानिया को क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मारा? दावा क्या है? हाईटेक बम में एआई का इस्तेमाल हुआ है, ये अब जानकारी सामने आ रही है। एआई की मदद से दूर से ही धमाका किया गया, धमाके को दूर से अंजाम दिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद के जरिए, एआई के जरिए हानिया की पहचान की गई। मोसाद ने हानिया की लोकेशन कंफर्म की, यह भी अब बड़ा दावा सामने आया है। नेतन्याहू ने क्या प्रण लिया था? देखिए, याद करें, अगस्त को तो तेहरान में हानिया की हत्या का ऑर्डर दिया था नेतन्याहू ने, और ऑपरेशन के बाद अमेरिका को जानकारी दी गई थी, यानी असैसिनेशन के बाद अमेरिका को यह जानकारी दी गई थी। ये सारी जानकारी एक एक करके अब सामने आ रही है। मनीष, एक चीज हम आपसे समझना चाहेंगे, तेहरान में हानिया को अटैक करना, हानिया को असैसिनेट करना, तेहरान, क्या इससे कई सारे मकसद नहीं इजराइल ने सॉल्व कर लिए? क्योंकि लोकेशन कोई और भी हो सकती थी, तेहरान, और ये खासकर मौका, एक तरफ तो ईरान की जो लीडरशिप, एक मजबूत छवि बन रही थी, वो धूमिल हुई, और दूसरी तरफ अपना टारगेट हिट हुआ। देखिए, ये बात तो सच है कि ये घटना ईरान के मुंह पर, अगर आप कहें तो एक बहुत बड़ा तमाचा है, और जिसने भी किया हो वो बहुत बड़ा डेयरिंग स्टेप है। लेकिन फिर वही है कि हानिया को जिस तरह से मारा गया, उसको लेकर तमाम तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आती रहेगी और आती रहती है। याद करिए, 9/11 को लेकर पिछले दिनों हमने एक वीडियो जारी किया था, तो 20 साल बाद भी 9/11 में कहा जाता है कि इनसाइड जॉब था। तो हानिया को लेकर भी तमाम बातें आएगी। लेकिन जैसा कि मेजर त्रिपाठी भी कह रहे थे कि बहुत सारे सवाल इसमें, 2 महीने पहले तो इब्राहिम रईसी जिंदा थे, ईरान के राष्ट्रपति जिंदा थे, तो मतलब पहले से प्लान था कि रईसी मरेंगे, फिर चुनाव होगा, चुनाव में फिर दूसरे भाई साहब जीतेंगे, और उसके बाद हानिया को निमंत्रण मिलेगा, हानिया आएंगे गेस्ट हाउस में, उसी गेस्ट हाउस में ठहरेंगे। इस 2 महीने के अंदर IRGC के किसी भी स्टाफ ने वहां पर फ्रिस्टिंग नहीं की, वहां पर चेकिंग नहीं की। और इन सब के बाद देखिए, युद्ध में एआई का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी ये बात कह चुका है कि गॉस्पेल और लेवेंडर जैसे ऐप के जरिए, एआई ऐप के जरिए हमले हो रहे हैं गाजा में। लेकिन अगर एआई के जरिए इस बम का इस्तेमाल हुआ तो सोचिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका किसी न किसी नेटवर्क से कनेक्शन होगा, किसी वाईफाई से, किसी इंटरनेट से। IRGC इतनी भी पुराने जमाने की संस्था नहीं है, IRGC बहुत हाईटेक संस्था है, और वैसी स्थिति में अगर IRGC को नहीं पता चला तो तमाम तरह की थ्योरी है, तमाम तरह के सवाल है। कोशिश ये है कि सारा जिम्मा जो है वो IRGC पे, ईरान पे डाला जाए,
और जिससे ये लगे कि देखो जो कुछ मोसाद ने किया वो जेम्स बॉन्ड की फिल्म में ही संभव हो सकता है। और ये सवाल आने वाले लंबे वक्त तक उठते रहेंगे, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है। और देखिए, हानिया की हत्या के बाद तेहरान में अलर्ट है। तेहरान में चप्पे चप्पे पर मिसाइल की तैनाती की गई है। तेहरान में लेजर गाइडेड सैम सिस्टम तैनात किया गया है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की तैनाती हुई है। एंटी एयर मिसाइल भी तैनात की गई है ईरान की राजधानी तेहरान में। तस्वीरें भी हम आपको इससे जुड़ी कुछ दिखा रहे हैं। और ईरान की राजधानी तेहरान के हाई सिक्योरिटी जोन में ही इस्माइल हानिया का मर्डर किया गया है, उसकी हत्या की गई। वहीं दूसरी तरफ इजराइल पर मिलिट्री ऑपरेशन की भी तैयारी चल रही है। ईरान कर रहा है मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी। तेहरान पर हमले का होगा विनाशकारी इंतकाम। हानिया की हत्या इजराइल का एक्ट ऑफ वॉर और संयुक्त राष्ट्र में ईरान के प्रतिनिधि की ये चेतावनी। और हानिया की हत्या पर तेल अवीव से एक बड़ी खबर आ रही है। बंधक डील में बाधा बन रहा था हानिया की वजह से बंधकों की रिहाई नहीं हुई। ये तेल अवीव के सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है इजराइल से, और जिसमें यह कहा जा रहा है कि बंधक डील में बाधा बन रहा था हानिया। तो कई तरह की वजह हानिया की हत्या की बताई जा रही हैं, लेकिन उस पर गौर करना भी जरूरी है। देखिए, बंधक डील को लेकर क्या बड़ी जानकारी, क्या बड़ा दावा किया जा रहा है। बंधक डील में सबसे बड़ी बाधा बन रहा था हानिया, और हानिया की वजह से कई बार बंधकों की रिहाई टली, और यह एक बड़ा कारण माना जा रहा है हानिया के असैसिनेशन का, हानिया की हत्या। जी हां, कई बार आखिरी वक्त में हानिया ने बंधक डील रद्द की। इजराइल को हानिया के बजाय सिनवार पर भरोसा। बंधक डील में याह्या सिनवार का रुख नरम था। हानिया के हटने से बंधकों की रिहाई जल्द हो पाएगी, ये बड़ा दावा भी सामने आया है। सुमित हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, कहां तो ये बातें होती थी कि कतर में बैठकर इस्माइल हानिया ही सारी डील्स को अंजाम दे रहा है, और उसके और अमेरिका के रुख के चलते ही जो बंधक रिहा हो पाए वो मुमकिन हो पाया। अब ये जो जानकारी सामने आ रही है तेल अवीव से कि इस्माइल हानिया से ज्यादा याह्या सिनवार पर भरोसा है इजराइल को, इसमें कितना दम नजर आता है? देखिए, ये बात मैं आपको बताऊं कि इस बात में थोड़ी सच्चाई जरूर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि हमास की लीडरशिप में पिछले 10 महीनों में कई जगहों पर गैप बन गए थे, गैप और क्रैक्स पैदा हो गए थे। वो इसलिए क्योंकि लगातार खासतौर पे इस्माइल हानिया को लेकर ये सवाल खड़े होने लग गए थे कि वो लगातार नेगोशिएशन तो करते हैं, लेकिन वो अपने लिए भी जो पैसा मिलता है, जो अपने साजो सामान मिलता है, जो लगातार वो अपने हिसाब से करते हैं, वो किसी की नहीं सुन रहे। और जो मिलिट्री लीडरशिप थी, जो लगातार गाजा के अंदर काम कर रही थी, जो लगातार ऑपरेशन कर रही थी, वो ये कहती थी कि हम तक चीजें नहीं पहुंच रही, हमारी बातें सुनी नहीं जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये गैप बना होगा। और समीर, आप इसको अटैक से थोड़ा जोड़ के देखिए। मैं आपको बताऊं कि आप लगातार हमें अपने दर्शकों को ये खबर दिखा रहे थे कि आखिरकार जिस गेस्ट हाउस में वो रुका हुआ था उसमें बॉम्ब प्लांट किया गया, 2 महीने प्लांट पहले भी अप्लाई किया गया। उसमें सबसे बड़ा गैप क्या है? जब भी कोई शख्स किसी दूसरे के गेस्ट हाउस में रुकता है तो प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं, उसकी पूरी आपकी स्क्रीनिंग होती है, उसका पूरा फ्रिस्किंग होती है, और वो फ्रिस्किंग सिर्फ और सिर्फ वो एजेंसी नहीं करती IRGC, बल्कि आपके साथ में मौजूद जो आपके बॉडीगार्ड्स होते हैं, जो आपकी टीम होती है, वो भी करती है। तो निश्चित तौर पर मानिए कि इस्माइल हानिया की टीम में से भी कोई कॉम्प्रोमाइज किया होगा, जिसने लगातार इस बात को निगलेक्ट किया, ये बात नहीं बताई। तो ऐसे कई गैप्स हैं जो लगातार अभी उभर कर सामने आ रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि हमास के अंदर ही, लीडरशिप के अंदर ही कन्फ्रंटेशन पैदा हो गया। बिल्कुल, लीडरशिप के अंदर ही कई ऐसे गैप पैदा हो गए थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि हानिया एक आलिशान जीवन जी रहा था। यह भी कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया। 16,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का तो हानिया मालिक था। अपने बच्चों के लिए भी वो एक लैविश लाइफस्टाइल बनाने में कामयाब रहा, तब जबकि हमास के लड़ाके बहुत ही कठिनाई से यहां पर वॉर लड़ रहे थे। इस बीच देखिए, हानिया के शव को दोहा लाया गया। आज इस्माइल हानिया का अंतिम संस्कार, हानिया का दोहा में होगा अंतिम संस्कार। शव लाया गया है दोहा में, और कहा जा रहा है कि जो फाइनल रिचुअल्स हैं वो यहीं पर होंगे हानिया के। और इस्माइल हानिया के शव को उसके परिवार को सौंपा गया है। दोहा में परिवार को सौंपा गया हानिया का शव। हानिया का आज दोहा में ही अंतिम संस्कार होगा, उसे यहीं पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा। कतर में ही इस्माइल हानिया लगातार रह रहा था। सालों हो गए गाजा से उसे निकले हुए। 2006 से 7 तक वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का प्रधानमंत्री रहा, और उसके बाद भी 2014 तक एक तरह से गाजा में हुकूमत चलती रही इस्माइल हानिया की। और उसके बाद
वो कतर की राजधानी दोहा में ही शिफ्ट हो गया था। और वहीं हानिया की हत्या के बाद बाइडेन नेतन्याहू की बातचीत, दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई। ईरान से हमलों की आशंकाओं पर भी चर्चा हुई। इजरायल की सुरक्षा को लेकर भी बातचीत हुई। बाइडेन ने इजरायल की सुरक्षा का वादा किया। तो अमेरिका की तरफ से लगातार देखिए इजरायल को पूरा समर्थन है, हर तरीके की सुरक्षा की बात कही जा रही है। त्रिपाठी सर, हम आपसे यह समझना चाहेंगे अमेरिका की जो भूमिका है वो अब इस पूरे मामले में कितनी बदली आपको दिख रही है? एक तरफ तो अमेरिका में चुनाव है, वहां पर दो अलग अलग पहले से भी वॉर को लेकर आइडियोलॉजी बनी है कि भाई ट्रंप कह रहे हैं मैं वॉर रुकवा दूंगा, दूसरी तरफ बाइडेन को कहा जाता है कि भाई इनके आने से ही तो युद्ध चलता रहा है। अमेरिका की पोजीशन किस तरह की देखते हैं आप डिप्लोमेसी के हिसाब से, और अमेरिका कहां खड़ा है तब जबकि एक फ्रंट पहले ही खुला है, दूसरा और खुल गया? त्रिपाठी सर, हाँ आप ही से सवाल। ऐसा है कि अमेरिका की स्थिति अभी बड़ी जटिल हो गई है। ये बात सही है कि बाइडेन के समय में ही ये युद्ध शुरू हुआ है, लेकिन इसकी भूमिका अभी की है बाइडेन के समय में बनी ये नहीं कर सकते। अफगानिस्तान का भी श्रेय बाइडेन को दिया जाता है, इसका भी, और रूस यूक्रेन वार का, लेकिन ये सब इसकी भूमिकाएं पहले से बन रही थी। हाँ, विस्फोट बाइडेन के समय में हुए हैं तो ये उनको नहीं कहा जाता, लेकिन अभी अब समस्या बाइडेन के लिए यह है कि उनके रहते अमेरिका किस हद तक इजराइल की मदद करेगा। अमेरिका क्या अपने सैनिक भेजेगा? नहीं, क्योंकि अगर अपने सैनिक भेजता है तो सीधे सीधे डेमोक्रेट कैंडिडेट के खिलाफ ही बात जाएगी, जनमत उनके खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि जनमत ये कहता रहा है कि हम बॉडी बैग्स में अपने सैनिकों को वापस आते नहीं देख। ठीक है, ये तमाम अहम पहलू हैं जिनका आपने जिक्र किया। और देखिए इस बीच अहम खबर आ रही है, आईडीएफ अधिकारियों के साथ नेतन्याहू की बैठक की, हमले का जवाब देने की रणनीति पर हो रही है चर्चा, बंधकों की रिहाई को लेकर भी हो रही है चर्चा। इजराइल के दुश्मनों को नेतन्याहू ने दी है धमकी, हमें नुकसान पहुंचाने वालों को छोड़ेंगे नहीं, ये सीधे तौर पर कहा गया है नेतन्याहू की तरफ से। हमारे साथ कैप्टन श्याम भी मौजूद हैं। कैप्टन श्याम, किस तरह से आप देखते हैं इजराइल की इस धमकी को, और आने वाले वक्त में भी बड़े हमले होंगे ये भी कहा गया है, लेकिन बंधकों की रिहाई का मसला भी सामने रखा गया है इस मीटिंग में। क्या इस्माइल हानिया के जाने के बाद बंधकों की रिहाई और ज्यादा आसान होगी या मुश्किल? बिल्कुल अपने रास्ते पे चल रहे नेतन्याहू। पहला एम था डिसमिनेशन ऑफ हमास फ्रॉम गाजा, वो उन्होंने 75% कर दिया, और दूसरा था उनको हॉस्टेजेस को छुड़ाना, जिसमें रुकावट आ रही थी हानिया का सफाया, उसके पहले मिलिट्री कमांडर को मारना और हिजबुल्लाह के लीडर को भी मारना। तो जो लोग हॉस्टेजेस छुड़ाने में मदद नहीं कर रहे या रुकावट डाल रहे हैं, उनका सफाया चुन चुन कर स्ट्रैटेजिक एम है, टैक्टिकल एम उन्होंने पूरा कर लिया है। तो उस हिसाब से देखें तो ये शातिर लीडर जो है इजराइल के अपना काम कर रहे हैं, और अब वो कतार भी मीडिएट करेगा और साथ साथ उनको ये हेल्प करेगा। और देखिए महबूब जो राष्ट्रपति हैं पैलेस्टाइन के, वो कल तुर्की जा रहे हैं, तुर्की में जाके वो पार्लियामेंट में एड्रेस करेंगे। डिप्लोमेटिक चैनल्स को भी बढ़ाया जा रहा है ताकि वो अथॉरिटी जो है जिसको इजराइल चाहता था कि बहाल रहे, डेमोक्रेटिक रहे और हमास का सफाया हो, पैलेस्टाइन को एग्जिस्ट करे और हम शांति से रहें। पूरा मिडिल ईस्ट कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है इस वॉर में, ईरान सिर्फ धमकी देता है, हिजबुल्लाह सिर्फ धमकी देता है। मैं पहले से कहता रहा हूं मिडिल ईस्ट आज का प्रोग्रेसिव है और सब चाहते हैं, मिस्र, जॉर्डन, उनके अपने नेबर तो कुछ कर रहे उसके साथ। तो मैं मानता हूं कि इजराइल अपने पहल में आगे बढ़ता रहेगा और अब शायद कंटेन हो ज्यादा वॉर और एक्चुअली एग्रेसिव। फिलहाल तो ऐसा ही नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए।